नमस्ते, शुभ प्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। साथ ही एक यूपीएससी जो विगत वर्ष पूछा गया प्रश्न है उस पर भी चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोग को वही खबरें मिलेंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट से इंपॉर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है तो भी आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद हम खबरों को एक एक करके देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2019 का प्रश्न है। प्रश्न है, भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत खनन के लिए निजी पार्टियों को आदिवासी भूमि के हस्तांतरण को शून्य और शून्य घोषित किया जा सकता है। नीचे इसके कुछ विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प है 30वीं अनुसूची, दूसरा है 5वीं अनुसूची, तीसरा है 9वीं अनुसूची और चौथा है 12वीं अनुसूची। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस क्वेश्चन का पुनः एनालाइज हम वीडियो क्लास में जरूर करेंगे। अगर आप लोग को इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। भाजपा का श्वेत पत्र बनाम कांग्रेस का स्याह पत्र। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन पर मोदी सरकार लाई श्वेत पत्र। कहा, कांग्रेस ने किया था अर्थव्यवस्था को ध्वस्त, हमने शीर्ष पर पहुंचाया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया श्वेत पत्र। अंतरिम बजट में की थी इसकी घोषणा। आपको याद है अभी बजट सत्र चल रहा है। यह 31 जनवरी से 9 फरवरी तक चलेगा और आपको याद है अंतिम जो बजट पेश हुआ था वो 1 फरवरी को पेश हुआ था। अंतिम बजट का मतलब ये होता है कि चुनावी वर्ष में आता है और जब चुनाव आम चुनाव से पहले इसे लाया जाता है और इसमें कोई नई नीति नहीं बनाई जाती है। जो पुरानी नीति होती है, पुरानी योजनाएं होती हैं, उन्हीं की अचीवमेंट पे बात की जाती है, उन्हीं की उपलब्धियों पे बात की जाती है, उन्हीं की कुछ फंड दिए जाते हैं। और जब चुनाव हो जाता है और जब नई सरकार बन जाती है तब आप पूर्ण बजट लाया जाता है, पूर्ण बजट भी प्रस्तुत किया जाता है। और इसे केवल लगभग बात करें तो 2 से 4 महीने के लिए यह बजट अंतिम बजट पेश किया जाता है। तो इसे भी आप लोग याद रखिए। अब हम बात कर लेते हैं जो ये श्वेत पत्र लाया गया उसमें कहा गया है कि विभिन्न सब्सिडी के लिए तेल विपणन खाद व खाद निगम को वर्ष 2006 से 10 के बीच 1.90 लाख करोड़ रुपए के ब्रांड जारी किए गए और राजकोषीय घाटा व राजस्व घाटा बढ़ने के डर से इस कर्ज को छिपाया गया, जिसे अब राज्य की सरकारें चुका रही हैं। अगर हम बात कर लें ये श्वेत पत्र होता क्या है। श्वेत पत्र एक रिपोर्ट है जिसके में बताया जाता है कि जिसके जरिए सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया जाता है और इससे सरकार के अलावा कोई कंपनी या संस्था भी पेश कर सकती है। और श्वेत पत्र के जरिए यूपीए और एनडीए सरकार के कार्यकाल की तुलना की जाती है। साथ ही सरकार अपने कार्यकाल में उठाए गए सकारात्मक कदमों के बारे में भी बताती है। तो आपको बता दें कि यहाँ पास भी कुछ आंकड़े दिए हुए हैं जो पिछले जो सरकार थी और अभी जो हाल ही में सत्ता सरकार है उसके कुछ आंकड़े दिए हुए कि पहले उस सरकार में क्या क्या कार्य हुए थे और कितनी वृद्धि हुई थी और अब की जो सरकार में कार्य हुए हैं उसमें लेकर कितनी वृद्धि हुई, तुलनात्मक इसमें कुछ आंकड़े दिए हुए हैं। अगर हम एक उदाहरण की बात करें तो शौचालय का निर्माण 2011 से 14 के बीच 1.8 करोड़ का हुआ था, परिणाम उसका जारी हुआ था और उससे के बाद जो 2014 से 24 के बीच 11.8 करोड़ बढ़कर वृद्धि हुई है। उसी की तुलनात्मक कुछ आपको यहाँ पास आंकड़े दिए हुए हैं, तो आप लोग देख लीजिए इसे। नहीं बढ़ेगी ईएमआई, फिर स्थिर रही रेपो दर। आरबीआई एमपीसी ने लगातार 6ठी बार स्थिर रखी प्रमुख नीति दर। गवर्नर बोले महंगाई को घटाकर 4% लाने में सफल रहेंगे। आपको बता दें अभी हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट दर 6.5% निर्धारित की है। रेपो रेट दर तय करने वाला मौद्रिक नीति समिति है जिसे एमपीसी भी कहते हैं। इसकी स्थापना 27 जून 2016 में उर्जित आर पटेल की समिति की सिफारिश में हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। इसमें टोटल 6 मेंबर हैं जो 3 आरबीआई के हैं और 3 सरकार की ओर से होते हैं। इसके अध्यक्ष जो होते हैं वह आरबीआई के गवर्नर ही होते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये एमपीसी की स्थापना क्यों होती है। मुद्रास्फीति महंगाई दर को 2% से 6% के बीच रखना इसका लक्ष्य होता है और ये हर 2 माह के अंदर अपनी रिपोर्ट जारी करता है। इसे मौद्रिक नीति समीक्षा भी कहते हैं और 1 साल में यह 6 बार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, जारी करता है। तो इसे भी आप लोग जानते रहिए। और अगर आरबीआई की बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, 1 अप्रैल 1935 में यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश में इसकी स्थापना हुई थी, जिसे आप लोग शाही आयोग भी कहते हैं और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। तो इसे भी आप लोग याद रखिए।
भारत म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही रोकी, आंतरिक सुरक्षा के लिए उठाया कदम। गृह मंत्री अमित शाह, सरकार ने मुक्त आवाजाही समझौते तत्काल प्रभाव से निलंबित किया। सीमा पर वाड़ लगाने के साथ साथ पेट्रोलिंग के लिए टैंक भी बनाया। आपको बता दें, भारत म्यांमार सीमा अभी हाल ही में बाड़ लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कारण तक मुक्त आवाजाही रोकने के लिए यह शुरू किया गया था। 1643 किलोमीटर की सीमा बाउंड्री लगती है भारत और म्यांमार के बीच। अगर हम बात करें कि कौन कौन से राज्य से सीमा लगती है म्यांमार के साथ, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम म्यांमार से सीमा लगती है। और म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। पहले इसकी राजधानी क्या थी, वो थी रंगून, और अब इसकी राजधानी नापीता है। और इसकी मुद्रा क्या है, और म्यांमार को गोल्डन पेगोडा कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो शुरू की गई है मतलब योजना, ये सीमा सड़क संगठन BRO के तरफ से शुरू की गई है और यह रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। जिससे भी आप लोग जानते रहिए कि BRO किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यहाँ आप लोग को राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। हंगामे के बिना पहले ही पास हुआ बजट। हंगामे में दिल्ली में नगर निगम बजट 400 करोड़ के अतिरिक्त प्रावधान। कूड़ा प्रबंधन के महापौर में विवेकाधिकार फंड से 7,000 करोड़ खर्च का प्रावधान किया गया वित्त वर्ष 2024-25 में कूड़ा प्रबंधन के मदद से। विश्व पुस्तक मेला कल से दिखेगा बहुभाषी भारत की झलक। प्रगति मैदान के हाल नंबर 1, 2, 3, 4 में होगा आयोजित मेला और अतिथि के रूप में सम्मिलित होगा देश सऊदी अरब। और यह 91वें क्रम का चलेगा यह मेला। इसे भी आप लोग याद रखिए कि कौन से क्रम का ये विश्व का मेला चलेगा, विश्व पुस्तक मेला। मालदीव के सैन्य कर्मियों की जगह तकनीकी कर्मी भेजेगा भारत। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल बोले, महत्वपूर्ण विकास साझेदारी बने रहेगा भारत। इस वर्ष अंतिम बजट में विकास के लिए 600 करोड़ का आवंटन किया गया है। विदेश मंत्रालय प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को कहा कि मालदीव में 2 हेलीकॉप्टर और 1 एयरक्राफ्ट का संचालन कर रहे सैन्य कर्मियों के स्थान पर भारत सक्षम भारतीय तकनीकी कर्मियों को भेजेगा। साथ ही द्वीपीय देश के महत्वपूर्ण विकास साझेदारी भी बना रहेगा। और आपको बता दें, मालदीव के राष्ट्रपति ने सोमवार को कहा था कि भारतीय सैन्य कर्मी का पहला दल 10 मार्च तक और बाकी सैन्य दल 10 मई से पहले वापस चले जाएं। और आपको बता दें, जो ये राष्ट्रपति आए हैं मौजू, ये चीन के समर्थक, इनके जो हैं ये चीन के समर्थक माने जा रहे हैं। और ये मतलब अपना पद संभालने के बाद इन्होंने कहा था कि भारतीय सैन्य कर्मियों को वापस भेजने का अपना चुनावी वादा पूरा करेंगे। पिछले वर्ष मौजू पद संभाले थे नवंबर के महीने में, और उसके बाद ही भारत और मालदीव संबंध में कुछ तनाव भी आ गया था। और आपको पता ही होगा कि ये तनाव अभी हाल ही में चालू हुआ था। इसके मैंने एक वीडियो बताया कि मालदीव और भारत के जो संबंध है ना, उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है। आप लोग उसे मेरे यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं। मालदीव भारत संबंध 12,000 करोड़ की 6 रेल परियोजनाओं की मंजूरी। 6 राज्यों से जुड़ी रेल मंत्रालय की परियोजना है। PM मोदी ने कहा, व्यस्त मार्गों पर कम होगी भीड़। आपको पता ही होगा कि इस समय जो मेला ओला चल रहा है उसमें कितनी सारी भीड़ होती है। रेल मंत्री SV वैष्णव ने एक्स पर पोस्ट किया कि राजस्थान, असम, तेलंगाना, गुजरात, आंध्र प्रदेश और नागालैंड में 12,343 करोड़ रुपए की यह 6 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहा। और इसमें से मतलब नई ट्रेन जो अगर चलाई जाएंगी तो उसमें जो जो व्यस्त ट्रेन है उनमें काफ़ी भीड़ नहीं होगी। तो अच्छी परियोजनाएं हैं। इस तरह परियोजनाएं हो तो काफ़ी विकास भी हो सकता है जो पिछले राज्य हैं। यहाँ आप लोगों को राजनीति से जुड़ी खबरें मिलेंगी। अब आ रहा है लोकसभा चुनाव, उसी को लेकर तैयारी चल रही है। सभी लोग प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और खूब एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो आप लोग बस इतना याद रखें कि चुनाव कराता कौन है, जो आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। और ये चुनाव होने की आवश्यकता क्यों होती है, किस राज्य में कितनी लोकसभा सीट है, किस राज्य में कब चुनाव होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग थोड़ी जानकारी रखते रहिए। और एक राष्ट्र एक चुनाव क्या है, इसके बारे में इसके अध्यक्ष कौन है, इसकी किस समिति के तहत ये जो चलाई जा रही है योजना, इसके समिति के अध्यक्ष कौन है, इससे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक राष्ट्र एक चुनाव, 1 नेशन 1 इलेक्शन।
तो इसे भी आप लोग पढ़ते रहिए। जो आपके परीक्षा पॉइंट व्यू से उसे भी आप लोग ध्यान में देते रहिए कि चुनाव आयोग कराता कौन, मतलब चुनाव कराता कौन है। भारतीय निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत ये चुनाव कराया जाता है। तो इसे भी आप लोग याद रखिए। संवैधानिक संस्था है, संविधान के अनुच्छेद 324 तक इसकी बात की गई है और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी और 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस भी मनाते हैं। और इसकी जो शुरुआत हुई थी मतदाता दिवस मनाने की 2011 से हुई थी। तो इसके बारे में भी आप लोग थोड़ी जानकारी रखते रहिए। पूर्वोत्तर बहुमोल प्रकृति सौंदर्य से भरपूर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति भवन में विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन करते हुए मुर्मू ने उक्त बात कही। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर में भारतीय संस्कृति के कई सुंदर व विविध रूप को देखा जा सकता है। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि विविधता का अमृत महोत्सव का प्रथम संस्करण पूर्वोत्तर के समारोह के साथ हुआ है। मतलब पूर्वोत्तर राज्य को और आगे बढ़ाने की इसमें बात कही जा रही है। पूर्वोत्तर की संस्कृति विविधता के लिए विविधता का मिलेगा मंच, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा। और विविधता का अमृत महोत्सव का प्रथम संस्करण 11 फरवरी तक चलेगा। यह आप लोगों को संपादकीय पत्र है। आप लोग के लिए प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, अन्य प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी खबरें मिलेंगी, जिससे आप लोग जरूर पढ़िए, जो आपके परीक्षा के पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है। देश नवनिर्माण की आसान बनेगी राह। उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक को पारित कर दिया। निश्चित रूप से यह संहिता दूसरे राज्यों को भी पथ प्रदर्शक काम करेगी। साथ ही इससे देश के रूढ़िवादी मानसिकता को खत्म करने और नए भारत के निर्माण की राह आसान हो सकती है। इसमें महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया को भी मजबूती मिलेगी। ऐसे अद्भुत प्रयास के लिए उत्तराखंड का योगदान इसलिए भी प्रशंसनीय है क्योंकि लंबे समय से चर्चा में रहे इस मामले पर उसने पहल की है। क्योंकि आपको याद है कि इसका जो निर्माण कल हुआ, मतलब शुरू हुआ था, तो ये शुरू हुआ था 2022 से। तो अब जाके ये जो विधेयक है ये पारित हुआ है। तो आप लोग से दो तरह क्वेश्चन पूछ सकता है इसके लेकर कि सबसे पहले समान नागरिक संहिता कहाँ लागू हुआ था। तो आपको बता दें सबसे पहले गोवा में शुरू हुआ था, लेकिन उसमें कोई विधेयक पारित नहीं हुआ था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, एग्जामिनर घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पहले विधेयक किस राज्य में लागू, मतलब किस राज्य में पारित हुआ। तो आप लोग उसका आंसर उत्तराखंड देंगे, ना कि गोवा देंगे। सबसे पहले लागू तो गोवा में हुआ, लेकिन विधेयक पारित हुआ उत्तराखंड में। जिससे भी आप लोग ध्यान में रखते रहिए, कंफ्यूज मत होइएगा। महंगाई में कमी लाने के उपायों का दिख रहा असर। आरबीआई के वित्त वर्ष 2024-25 में महंगाई दर 4.5% और विकास दर 7% रहने का अनुमान जताया। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता एक बड़ी चुनौती। एमपीसी के 5 से 10 ब्याज कम करने की प्रक्रिया सोच समझकर लागू करने के पक्ष में है। यहाँ आप लोग को अंतर्राष्ट्रीय जुड़ी खबर मिल जाएंगी। पाक में आज सामने आएगी नई सरकार की तस्वीरें। नवाज शरीफ की पार्टी MLN के आगे रहने का अनुमान जताया जा रहा है। आपको याद है 8 फरवरी को हुआ था ना चुनाव, उसी पे आज परिणाम जारी होने की बात हो रही है। यहाँ आपको खेल से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। चीन में मत्थापच्ची 15 फरवरी को होने वाला है ना तीसरा टेस्ट मैच, उसी को लेकर चल रही है माथापच्ची की, कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। आइस पैलेस में लगी नीरज की पट्टिका। भारत के ओलंपिक और विश्व चैंपियन भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा को स्विट्जरलैंड के जंगफ्राउ जोग के मैसूर आइस पैलेस में पट्टिका लगाकर सम्मानित किया गया, जहां कई स्टार खिलाड़ियों की पट्टिका लगाई गई हैं। और ये जो जंगफ्राउ जोग है, जो को यूरोप का शिखर कहा जाता है। नीरज ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अपना एक और भाला भी दिया। यहाँ आपको परीक्षा के पॉइंट व्यू से जनरल से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी, जिससे भी आप लोग जरूर पढ़िए, जो आपके परीक्षा के पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज़ाद भारत में पहली बार जनगणना के लिए सूची बनाने का काम शुरू हुआ। 1951 में आज ही के दिन स्वतंत्रता की पहली जनगणना हुई थी। जनगणना की प्रक्रिया 28 फरवरी तक चली थी। देश की जनसंख्या 36 करोड़ 10,88,090 दर्ज की गई थी। इसके बाद ही भारत का राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी NRC तैयार किया गया था। जनगणना अधिनियम 1948 के तहत लागू हुआ था। अगर हम आपको बता दें जनगणना की बात कर लें तो सबसे पहले जनगणना 1872 में हुई थी, लेकिन पूर्व जनगणना उसमें नहीं हुई क्योंकि सभी लोग उसमें भाग नहीं लिए थे। उसके बाद 1881 में पूर्व जनगणना हुई। उसके बाद हर 10 साल के बाद जनगणना शुरू हो गई और स्वतंत्रता के बाद 1951 में जनगणना हुई थी। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि सबसे पहले कब हुई थी 1872 में। उसके बाद पूर्व जनगणना जिसमें सभी लोग भाग लिए थे वो 1881 में हुई थी। भारतीय उच्च न्यायपालिका की पहली महिला न्यायाधीश बनी अन्ना चंडी।
1959 में आज ही के दिन अन्ना चांडी केरल उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त हुई थी। इसी के साथ वह भारत की किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में सेवा देने वाली पहली भारतीय महिला बन गई थी। चांडी ने आपराधिक मामलों के वकील के तौर पर भी अपने एक विशेष पहचान बनाई थी। गर्म होती धरती का सर्वेक्षण करने रवाना हुआ पेश। मौसम के अन्य पूर्वानुमानों को बेहतर बनाने में मिलेगी मदद। गर्म होती धरती के महासागरों और वायुमंडलों का अंतरिक्ष से विस्तृत सर्वेक्षण करने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का जलवायु उपग्रह स्पेस एक्स के फल्कन रॉकेट को गुरुवार को लॉन्च किया गया। मतलब गुरुवार से को रवाना हुआ पृथ्वी से। यहाँ आपको मूवी से जुड़ी खबरें मिलेंगी। इंटरेस्ट हो तो पढ़िए, ना हो तो कोई बात ही नहीं। तो आज की खबर यही समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है तो भी आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं। चलिए आज का प्रश्न देख लेते हैं। आज का प्रश्न विश्लेषण कर लेते हैं। आज का प्रश्न था, भारत के किस संविधान की अनुसूची के तहत खनन के लिए निजी पार्टियों को आदिवासी भूमि के हस्तांतरण को शून्य घोषित किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी 5वीं अनुसूची। चलिए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। भारतीय संविधान के 5वीं और 6वीं अनुसूचियों के तहत शासन के जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्तता प्रदान करता है। 5वीं अनुसूची क्षेत्रों व अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों को जोड़ती है। 6वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधानों को जोड़ती है। समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य व अन्य 1997 के फैसले के अनुसार जहां सर्वोच्च न्यायालय ने यह घोषणा की थी कि जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण 5वीं अनुसूची के तहत आकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। वन अधिकार अधिनियम 2006 की मान्यता द्वारा जनजाति और मूल निवासियों के अधिकारों की सुरक्षा और मजबूत किया गया और जो वन क्षेत्रों में सामुदायिक अधिकारियों और उनके विस्थापन पर पुनर्स्थापन की स्थिति के बारे में स्वतंत्र एवं पूर्व सूचित करने के अधिकार की रक्षा की बात की गई है। अगर हम बात कर लेते हैं कि जो ये 3वीं अनुसूची है इसमें क्या कहा गया है। देखिए हमारे संविधान के तो पहले मूल संविधान में केवल 8 अनुसूची थी। बाद में इसमें कुछ संशोधन करके इसमें 4 अनुसूची और जोड़ी गई, जो अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो अगर हम इनकी बात करें कि जो पहली अनुसूची में क्या कहेगा, पहली अनुसूची में भारत राज्यों का संघ होगा, मतलब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। दूसरी अनुसूची में वेतन की बात कही गई है। तीसरे में शपथ की बात कही गई है और चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों के बारे में बात की गई है। 5वीं अनुसूची में ST SC के विशेष प्रावधानों के लिए बात की गई है और 6वीं अनुसूची में पूर्वोत्तर राज्य जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आते हैं उनके लिए बात की गई है। वहीं अगर हम 7वीं अनुसूची की बात करें तो शक्ति का विभाजन यानी केंद्र सरकार के पास और शक्ति का और मतलब जो और राज्य सरकार के पास किस शक्ति में किसके पास कितनी शक्ति होगी इसमें बात की गई है। इसमें से राज्य सूची, संवर्ती सूची और संघ सूची में कुछ विषयों के बारे में बात की गई कि राज्य सूची में 61 विषय होंगे, संवर्ती सूची में 52 विषय होंगे और संघ सूची में 100 विषय होंगे, जिसे भी आप लोग जानते रहिए। और 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में बात की गई है और आपको बता दें वर्तमान में 22 भाषा है। पहले मूल संविधान में 14 भाषा थी, लेकिन उसमें कुछ संशोधन करके और भाषाएं जोड़ी गई हैं, तो इसे भी आप लोग जानते रहिए। और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार की बात की गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी और यह संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था और ये पहला संविधान संशोधन था, जिससे भी आप लोग जानते रहिए। और 10वीं अनुसूची के बारे में बात करें तो दल बदल से जुड़ा है और इसमें 52वां संविधान संशोधन करके इसे जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से जुड़ा 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत इसे जोड़ा गया था और 12वीं अनुसूची है नगर पालिका। तो आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो अच्छी खबरें समाप्त होती हैं। धन्यवाद।